हेलो नमस्कार मित्रों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, मैंने पिछली क्लास में यानी कि कल की क्लास में एक मैथ में नया टॉपिक शुरू किया था, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। उसमें मैंने कल की क्लास में बेसिक बताया था, साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन भी कराने का प्रयास किया था। मैंने आपको ये बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में देखी थी। साथ ही साथ मैंने स्थानीय मान और अंकित मान यानी कि जाति मान से बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको कराए थे। और साथ ही साथ मैंने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में जिस टाइप के क्वेश्चन बनते मैंने करा दिए थे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कल क्लास चलते चलते अपनी बंद हो गई थी, तो इसलिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो बता नहीं पाए थे, तो हम उसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में कल जो मैंने पढ़ा था उसी के आगे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में अपना कल का क्वेश्चन कौन सा था? ये क्वेश्चन हमारा था 1/5 + √3, 5 + √3। ये हम क्वेश्चन कर रहे थे और अपनी यहीं से क्लास बंद हो गई थी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करते हैं। लिखा है 1/5 + √3। यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट ये सीखना है कि एक होता है परिमेयकरण कराना। क्या होता है? परिमेयकरण कराना। ये परिमेयकरण क्या होता है? याद रखेंगे, परिमेयकरण का मतलब होता है जब कभी नीचे प्लस हो तो ऊपर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे माइनस का हो तो ऊपर प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, मान लेते हैं क्या लिखा है a + b, नीचे लिखा है a - b, a - b। इसमें आपको परिमेयकरण करना होगा। तो नीचे माइनस है तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे? a + b का करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी क्या करेंगे? a। देखिए नीचे माइनस है ना, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा किसका करते हैं? हमेशा अपोजिट का करते हैं। जैसे a + b अपान a - b लिखा है, परिमेयकरण कराना है। नीचे माइनस है तो आप ऊपर नीचे क्या करेंगे? प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये ऐसे लिखा होता a - b, नीचे लिखा होता a + b, तो आप किसका मल्टीप्लाई करते? नीचे प्लस है तो आप माइनस का मल्टीप्लाई करते। a - b और a - b का मल्टीप्लाई आप करते। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब परिमेयकरण कराना होगा तो आपको नीचे की संख्या देखनी है। माइनस होगी तो प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस होगा तो माइनस का। इसी को बोलते हैं परिमेयकरण करना, ठीक है। परिमेयकरण करना इसी को हम बोलते हैं। यानी कि इसमें एक चीज आप देखेंगे तो एक चीज आपको ये कॉमन दिख रही होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे यहाँ पर लिखा है a - b a + b, a + b a - b, यानी कि a + b a - b, a + b a - b क्या होता है? तो आप कहेंगे a² - का b², a² - का b²। यानी कि कुल मिलाकर के नीचे आपको क्या बनाना होता है? a² - b² बनाना होता है। a² - b², और a² - b² कब बनता है? जब एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे क्वेश्चन में -b। तो इस प्रकार से आपको बनाना होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना होता है? बनाना होता है। चलिए तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सवाल है, इसका परिमेयकरण करना है। नीचे आपने देखा प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 5 - का √3, और नीचे भी क्या? 5 - का √3। नीचे a² - b² बनाना है। देखिए a + b a - b, a² - b² होता है, बिल्कुल होता है। चलिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर बना रहेगा। 5 - का √3, नीचे क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे a + b a - b, एक होता है क्या? a² - b², a² तो 5 के स्क्वायर क्या? 25 हो जाएगा। -b² बताएं, -b²। याद रखेंगे किसी भी रूट के अंदर संख्या का जब स्क्वायर करते हैं वहां से रूट हट जाता है, इस स्क्वायर से रूट हट जाता है तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जिसे √2 का स्क्वायर करना है तो आप कहेंगे स्क्वायर से रूट हटेगा, क्या आ जाएगा? 2। यानी कि रूट के अंदर संख्या लिखी होती है, आप उसका स्क्वायर करते तो हमेशा वो संख्या बाहर आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे
तो लिखेंगे 5 माइनस का रूट 3 और नीचे क्या आएगा 25 में से आप 3 घटा देंगे तो क्या आएगा 22, क्या आ जाएगा 22, और यही हमारा क्या होगा, तो आप कहेंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप परिमेयकरण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमारे पास लिखा है 1/2 प्लस का रूट 3। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे हमारा ये सवाल क्लियर हो जाए। 1/2 प्लस का रूट 3, नीचे देखा प्लस है तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 माइनस का रूट 3 का। ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई आप करेंगे ना, जब ऊपर नीचे माइनस का करेंगे तो ऊपर बना रहेगा 2 माइनस का रूट 3 और नीचे a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 निकल आएगा बाहर। यहाँ पर क्या बचेगा 2 माइनस का रूट 3 और नीचे क्या आएगा 4 में से 3 घटा देंगे 1 और नीचे कभी लिखा नहीं जाता, इसलिए हमारे पास यही क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं लिखा है हमारे पास 4 के पावर -3/2, 4 के पावर -3/2, एक ये क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है √2 और यहाँ पर क्या √8 और यहाँ पर क्या है √8 के बाद में √4 और यहाँ पर है √4 के बाद में 64, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर ठीक है यहाँ पर 3 लिखा है और हमारे पास में यहाँ पर भी 3 लिखा है, यहाँ पर भी 3 लिखा है, यहाँ पर 3 यहाँ पर भी 3, सब में 3 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है ये वाला क्वेश्चन √12 लिखा है, यहाँ पर क्या 12 लिखा हुआ है, याद रखेंगे 2 4 8 12, बिल्कुल से यहाँ पर क्या लिखा है 12 लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया परिमेय संख्या बताइए, इसमें आपको परिमेय संख्या बतानी है। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, आपसे कहा गया इसे सोल्व कीजिए और इसमें बताइए कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है। तो देखिए बात इसकी करेंगे तो बताइए इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर के घात -3/2। बताइए 4 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसे लिखेंगे तो 2 से आप 2 काट देंगे, गुणा में घातें कट जाती हैं, अब बचेगा क्या आपके पास 2 के घात -3 बचेगा, 2 के घात क्या बचेगा -3। या तो ऑप्शन में ये हो सकता है या फिर संख्या को पलटेंगे, याद रखेंगे कैसे पलटेंगे 1/2 के पावर 3, 1/2 के पावर 3 इज द राइट आंसर। याद रखेंगे जब घात माइनस की होती है, जब घात माइनस की होती है तो नीचे आने पर प्लस की हो जाती है और प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है, यानी कि ऊपर से नीचे ले जाने पर घात प्लस की होती है तो माइनस की बन जाती है, माइनस की होती है तो प्लस की बन जाती है। माइनस की घात 3 थी, नीचे आने पर प्लस की बन गई, यहाँ पर प्लस की 3 होती तो नीचे लिखने पर माइनस कर देते, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ऊपर नीचे जाने पर घात प्लस की माइनस की हो जाती है, माइनस की प्लस की हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 के पावर 3, या फिर इसे ये भी हम आप कह सकते हैं 1/8 कह सकते हैं। बताइए 2 का क्यूब 8 ही तो होता है, आप ये भी कह सकते हैं, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसमें आपसे पूछा गया परिमेय संख्या बताइए। मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर लिखी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। रूट के अंदर लिखी संख्याएं सभी संख्या परिमेय नहीं होती हैं, कुछ संख्याएं परिमेय होती है, यानी कि रूट के बाहर यदि आप संख्या निकाल पाते हैं, रूट के बाहर यदि आप संख्या निकाल पाते हैं तो परिमेय संख्या, और नहीं निकाल पाते तो अपरिमेय संख्या। जैसे अब बताइए इसे आप बाहर कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, अपरिमेय संख्या हो गई। इसे आप नहीं निकाल पाएंगे, अपरिमेय संख्या हो गई। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, क्यूब रूट पूछ रहा है, स्क्वायर रूट। यहाँ पर ऐसे लिखा होता,
ऐसे लिखा होता है यहाँ पर तो आप आसानी से 2 बता देते, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा है क्यूब रूट, और 8 का क्यूब रूट नहीं हो, 4 का क्यूब रूट नहीं होता है, और ये तो होगा ही नहीं। बचा हमारे पास क्या 8, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 होता है। क्या होता है 2। तो बताइए कौन सी परिमेय संख्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये वाली परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप इन्हें बाखूबी से ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत ऐसे क्वेश्चन में आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, हर एक टाइप का हमें क्वेश्चन कराने वाले हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब कभी रूट के अंदर लिख के दे सकता है, कभी कभी रूट के बाहर भी आपको दे सकता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। फंसाने के लिए क्वेश्चन ऐसे दे देता है, किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। यानी कि पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ कि वर्गमूल के रूप में सवाल को लिख के दे दिया, इस बार लिखा नहीं है। बोला गया कि बताइए कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से बताना कि कौन सी संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या बनेगी। ऑप्शन क्या है हमारे पास 144, 128, 136 और 120। आपसे पूछा गया कि बताइए परिमेय संख्या, तो आप कहेंगे परिमेय संख्या तो सभी है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है एक ऐसी संख्या जो वर्गमूल हो, जिसका वर्गमूल निकालने पर एक परिमेय संख्या बन जाए। वर्गमूल निकालने पर बताइए 128 का वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते, 136 का निकाल नहीं सकते, 120 का निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, ये किसी का स्क्वायर नहीं होते हैं। जब किसकी बात करें तो ये किसका होता है, तो आप कहेंगे 12 का होता है। किसका होता है, 12 का होता है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 144। हमारे एक ऐसी संख्या 144 ऐसी संख्या है जिसका हम क्या करें वर्गमूल निकालें तो एक परिमेय संख्या बन जाएगी, और बाकी का तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, और जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो संख्या परिमेय संख्या भी नहीं हो सकती। ठीक है, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई क्या, बताइए यहाँ तक चीजें समझ आ गई आपको। ठीक है, यदि समझ आ गई तो अच्छी बात है। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम इस परिमेय संख्या को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बहुत अच्छे से सिखाया, पिछली क्लास में भी परिमेय संख्या के बारे में जिक्र किया था, और आज की क्लास में भी मैंने किया। अब हम इस नंबर सिस्टम में सीखने वाले हैं क्या, इकाई का अंक। क्या सीखने वाले हैं, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इकाई अंक। अब हम आपको सिखाएंगे इकाई अंक निकालना। इकाई अंक का मतलब होता है यूनिट डिजिट। क्या, यूनिट डिजिट। अब हम आपको सिखाएंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, और याद रखना यूनिट डिजिट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। विभाजकता के नियम सिखाएंगे, विभाजकता का नियम, और यूनिट डिजिट से क्वेश्चन जरूर आता है। यूनिट डिजिट से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। यानी कि इससे संबंधित जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हर एक टाइप हमको देखना है। ठीक है, हर एक टाइप को हम देखते हुए चलेंगे। अब बात ये आती है कि इकाई अंक क्या होता है। आपने खूब बचपन में पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्या आपने ऐसे नहीं पढ़ा है क्या, ये तो छोटी फर्स्ट क्लास से ही पढ़ाया जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे पढ़ा है ना। तो इकाई का मतलब क्या होता है, शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, आप कहेंगे शुरुआत तो हम इकाई से तो करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी कि इकाई अंक क्या होगा, जो अंक सबसे लास्ट में लिखा होगा। देखिए एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारे पास ये सवाल लिखा है, ये सवाल लिखा है, आप कैसे पढ़ते हैं, आप इसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे पढ़ते हैं ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पढ़ते हैं, तो यही क्या होता है, आप कहेंगे यही तो इकाई है, यही क्या है, इकाई है। यानी कि इकाई किसे कहेंगे, जो सबसे लास्ट में संख्या लिखी होती है वही इकाई अंक होता है। जो सबसे लास्ट में संख्या लिखी होती है वही तो यूनिट डिजिट कहलाती है हमारी। अब बात आती है कि यूनिट डिजिट तो हमें पता चला कि जो लास्ट में लिखा होगा यूनिट डिजिट कहलाएगा।
अब बात यह आती है कि सवाल कैसे कैसे आएंगे, सवाल में हम कैसे पहचानेंगे, तो वो चीज हम देखने वाले हैं। फिलहाल आपको इतना तो समझ आया होगा कि इकाई अंक क्या होता है। जो सबसे लास्ट में लिखी संख्या होती है वही हमारी इकाई अंक कहलाती है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे हम क्या करेंगे, पहले उसके बारे में समझेंगे और बाद में क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो आता है क्वेश्चन हमारा टाइप फर्स्ट की बात करें, इससे इकाई अंक में बात करें, गुणा के रूप में आपको क्वेश्चन दे सकता है। किस रूप में, गुणा के रूप में। कैसे, जैसे मैंने कहा 8 9 7 6, ठीक है, 6 को ना लिखिए अभी, मैंने लिख दिया 3, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा 70 9 63 65, एक ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा। अब आपसे पूछा गया है इकाई अंक बताइए, तो आप कहेंगे तो बहुत आसान हो गया, लेकिन आसान हो गया आप कैसे करेंगे, आप वही बचपन वाला तरीका अपनाएंगे। कौन सा तरीका, आप सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बड़ी सी संख्या आपके सामने आ जाएगी और आप देखकर खुश हो जाएंगे कि लास्ट की जो संख्या वही तो हमारा यूनिट डिजिट है। बिल्कुल सही है, वही होगा। लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो बचपना यहाँ पर नहीं दिखाना है, आपको स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब स्मार्ट तरीका क्या है वो चीज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो गलती से भी यहाँ पर बचपना हमें नहीं दिखाना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो फिर कैसे करना है, वो सोच कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे, वो चीज हमें आपको सिखाना है। तो जब इकाई अंक की बात हो, सवाल मल्टीप्लाई में लिखा हो, तो आपके माइंड में दो चीजें चलनी चाहिए। क्या, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इस सवाल में कहीं गलती से जीरो तो आपको नहीं दिख रहा है। इस सवाल में आपको कहीं जीरो तो नहीं दिख रहा है। क्यों, यदि जीरो दिख जाएगा तो फिर हमें सवाल को सोल्व भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला, आप अच्छे से जानते हैं जीरो का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दे, जीरो का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दे, जीरो सबको जीरो कर देता है। जीरो क्या करता है, सबको जीरो कर देता है। इसका मतलब यदि सवाल में जीरो कहीं आ जाएगा तो फिर हमें देखना ही नहीं है, लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा। तो पहली कंडीशन आपको जब भी मल्टीप्लाई करने बैठना तो पहले ये देखना क्या जीरो बन रहा है क्या, अगर नहीं बन रहा है तो कैसे करेंगे। तो इस सवाल में देखेंगे तो आप कहेंगे जीरो कभी नहीं बनने वाला। अब बात यह आती कि जीरो बनता कैसे, अभी एक हमारा टाइप इसमें और आएगा नंबर सिस्टम में कि बताइए अंत से जीरो की संख्या आपसे पूछी जाती है, वो भी हम सिखाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी समझेंगे जीरो कब बनेगा, तो आप कहेंगे जब 2 और 5 का मिलन होगा तो जीरो बनता है। क्या होता है, आप कहेंगे जब 2 और 5 आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हमेशा जीरो का निर्माण होता है। यानी कि जीरो तभी बनेगा जब 2 के साथ में 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आ जाएगा। यानी 5 किसी भी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करने से जीरो बनाता है, ये बात तो क्लियर होगी। इसका मतलब इस सवाल में हमें कहीं से 2 मिल जाए और इसी सवाल में कहीं हमें 5 मिल जाए, तो आप कह सकते हैं इसका आंसर जीरो आ जाएगा। क्या चेक करेंगे इसमें, बताइए। इस 8 में 2 तो छिपा हुआ है, 8 में 2 तो छिपा हुआ है, यानी कि सम संख्या है तो जाहिर सी बात है 2 तो होगा ही होगा। इस 9 में क्या 5 है क्या, 7 में 5 है क्या, 3 है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, यानी कि इसमें 5 नहीं है। और जब तक 5 नहीं मिलेगा तब तक जीरो बनने वाला नहीं है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर जीरो तो नहीं होगा। अब क्या आंसर होगा, तो आपको करना क्या, मल्टीप्लाई कराना है। लेकिन मल्टीप्लाई कराना है, कैसे कराना है, अभी तो ये छोटा सा सवाल दिया, अब इसमें सवाल को देखो डिजिट कितनी बढ़ा देंगे, 3 3 4 4 डिजिट के सवाल देंगे, तब कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या है, 8 नमा 72, तो 72 लिखा, तो 72 में आपको 7 को भूल जाना है। दूसरे 14, 14 में 4 लिखा, आपको 1 को भूल जाना है।
4 3 12, 12 लिखा आपको, एक को भूल जाना, आंसर हमारा क्या आ गया, तो आप कहेंगे आंसर 2 आ गया। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये 72 14 12 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे करेंगे 8 9 72, लास्ट में 2 आया, 2 7 14, लास्ट में 4 आया, लास्ट 4 का मल्टीप्लाई 3 में 4 3 बार, लास्ट में 2, आंसर आ गए। तो आप ऐसे स्पीड में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन आपने इसमें देखा कि इसमें तो मैं 0 पहले से मिल गया, इसमें क्या मिल गया 0, और जहां पर 0 होता है वो सबको 0 कर देता है। इसका मतलब इसका आंसर तो 0 आ जाएगा। इसे तो हमें सोल्व भी नहीं करना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 0 देखना है, और 0 अगर है तो फिर उसका आंसर तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगला सवाल, ये हमारे पास लिखा है मल्टीप्लाई 7 6, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 5 3 2 मल्टीप्लाई 9 6 1। ये हमारे पास सवाल लिखा है 8 9 6 मल्टीप्लाई 7 6 9 मल्टीप्लाई 5 3 2 मल्टीप्लाई 9 6 1। मैंने कहा इसमें आपको यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। अब इस सवाल में आपको इकाई अंक बताना है। अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन हमारा कैसा हो गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो हमारे वेस्ट हो जाएंगे, और उसके बाद जरूरी भी नहीं कि आपका आंसर भी आ जाए। तो इस प्रकार के सवालों में जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, इस तरीके को आपको अप्लाई करना है। क्या मैंने बताया, इकाई अंक निकालना हो तो बाकी किसी भी संख्या से हमें क्या मतलब, किसी भी संख्या से हमें क्या मतलब, हमें तो मतलब होगा केवल इकाई अंक से। इकाई से मतलब है, बाकी किसी भी सवाल से मतलब नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा, तो आप कहेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो 6 का करेंगे 9 में 4 आएगा, नशा का 54 हो जाएगा, 4 आएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 4। आप कहेंगे 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, 8 का मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो 8 एकम 8। आंसर बताइए हमारे पास क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा, 8 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 8 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है मैंने आपको तरीका बताया, आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब इसी सवाल में मान लेते हैं मैंने गलती से यहाँ पर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, 5 लिख दिया। मैंने कहा अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे अब इसका आंसर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। देखते ही इसका आंसर 0 मैंने बताया। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने देखा यहाँ पर 5 है, ये सम संख्या यहाँ से 2 मिल जाएगा, ये सम संख्या यहाँ से 2 मिल जाएगा, यानी कि 1 2 मिल गया, 1 5 मिल गया, 2 पंचे 10, 0 तो बना देगा। जब 0 बना देगा तो ये पूरा नंबर क्या होगा, पूरा नंबर 0 हो जाएगा, पूरा नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी थी एक कंडीशन, मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक कंडीशन हमारे पास ये बनती है, इसको मैंने आपको बता दिया। दूसरी कंडीशन मैंने मल्टीप्लाई की बताई, ऐसे प्लस में बन सकता है, माइनस में भी बन सकता है। जैसे हमारे पास ये लिखा है सवाल, ठीक है, ये सवाल, इसमें आपसे यूनिट डिजिट पूछा जा सकता है, इसमें प्लस प्लस कर सकता है, इसमें माइनस माइनस कर सकता है, प्लस माइनस एक साथ दे सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ देख सकता है। अभी तो अलग अलग देख रहे हैं, इन क्वेश्चनों को एक साथ मिलाकर के भी आपसे पूछा जाता है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो आपसे इकाई अंक पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, लेकिन हम कहेंगे सबको आपको नहीं जोड़ना है, सबको नहीं जोड़ना है, आप इकाई अंक क्यों जोड़ेंगे बताइए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 6 15, लास्ट में 5 आएगा, यही तो आंसर हो गया, यही तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि इकाई अंक निकालने के लिए केवल आपको इकाई से मतलब है और किसी से मतलब नहीं, केवल यूनिट डिजिट से आपको मतलब रखना है, बाकी किसी से मतलब नहीं रखना है, और आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप माइनस वाले सवाल में भी कर सकते हैं, घटाने से भी आप बता सकते हैं। जैसे ये हमारे पास सवाल लिखा है 8 9 6 -4 9 2। आपसे पूछा गया इकाई अंक बताइए, आपको करना क्या है, 6 में से 2 घटा देना, 4 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यूनिट डिजिट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है आपको, ना तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करना है, ना तो प्लस करना है, और ना ही माइनस करना है,
हमें केवल और केवल क्या करना है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक को जोड़ना है, घटाना है और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये मैंने अलग अलग तीनों चीजें आपको बताने की कोशिश की। अब इन तीनों चीजों को एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। कैसे? जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 3 4 6 मल्टीप्लाई 9 2 प्लस का 8 6 1 मल्टीप्लाई 3 2, फिर मैंने यहां पर किया माइनस का 9 6 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आया और आपसे पूछा गया इसका इकाई अंक आपको बताना है। क्या बताना है? इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, आपको केवल इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, तो आप कहेंगे 6 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसमें, 2 में। तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, तो 2 एकम 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर करेंगे तो 6 एकम 6 आ जाएगा। बताइए, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, 2 2 4 और 4 6 10, 10 का मतलब क्या, 0। इकाई अंक क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसका इकाई अंक आ जाएगा 0। तो आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सवाल को यदि मल्टीप्लाई करने बैठोगे, इस मेथड से करने बैठोगे तो बहुत समय लगने वाला है। लेकिन अगर इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और कम समय में हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये था इकाई अंक निकालने का। ठीक है, अब दूसरा तरीका सीखने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। अब जो सीखने वाले हैं वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें आपको क्या याद रखना है, जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, 4961 4961 के पावर कुछ भी लिख दो, यहाँ पर 93 लिख दिया मैंने। 49 61 के घात 93 और आपसे पूछा गया है इसमें इकाई अंक बताइए। आपको क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जब किसी भी संख्या के पावर लिखी हो, पावर का मतलब घात के रूप में लिखी हो, जब किसी संख्या के घात के रूप में लिखी हो, आपको हमेशा और हमेशा क्या करना है, 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है, तो आप कहेंगे हमेशा हम इसमें किसका भाग देंगे, हमेशा 4 का भाग देंगे, हमेशा 4 का भाग देंगे। अब बात ये आती है कि 4 का भाग किस में देंगे, तो याद रखेंगे 4 का भाग हमेशा हम किस में देंगे, पावर में देंगे। पावर का मतलब घात में देंगे। क्या देंगे, घात में देंगे। याद रखना जब कभी किसी भी संख्या के पावर लिखी हो और आपसे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पूछा जाए, आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा 4 का भाग देना है। किस पर देना है, इस घात पर देना है। ठीक है, चलिए तो इस 4 का भाग देंगे 93 में। जब 4 का भाग देंगे 93 में तो आपको शेष फल लेना है। भाग देने के बाद क्या लेना है, शेष फल यानी कि रिमाइंडर आपको लेना है। 4 का आप जैसे भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 4 तेई 12, 4 तेई 12 यानी कि 23 बार तो पूरा पूरा कटेगा और हमारे पास क्या बचेगा, शेष फल। तो आप कहेंगे 1 शेष बचेगा, क्योंकि 23 चौको 92 होता है, 23 चौको 92, 1 शेष बचेगा ना। उस 1 शेष को आपको क्या करना है, इस इकाई अंक के ऊपर लिख देना है। इस 1 को हम क्या करेंगे, इस 1 के ऊपर लिखेंगे। तो बताइए आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको ये चीज समझ आ गई कि जब पावर की बात होगी तो हमें सबसे पहले पावर में 4 का भाग देना है, पहली कंडीशन। भाग देने के बाद में जो शेष बचेगा उस शेष को इकाई अंक के ऊपर लिख देना है, दूसरी कंडीशन। इकाई अंक के ऊपर लिखने के बाद में स्क्वायर होगा तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब होगा तो क्यूब कर देंगे। अब घातें 4 भी हो सकती है लेकिन घातें कभी 5 नहीं होंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम 4 से भाग दे रहे हैं तो घात 5 तो कभी बच ही नहीं सकती है। जब 4 से भाग देंगे तो घात 5 बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसका मतलब अधिकतम घातें 4 बच सकती हैं। यहाँ पर घात 1 बची थी और किसी भी संख्या की घात 1 होती तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है,
हमेशा वही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। ये वाली चीज आपको समझ आ गई क्या? और ये चीज समझ आनी भी चाहिए क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या लिखा है, हालांकि इसकी भी ट्रिक होती है लेकिन ट्रिक को हम बाद में बताएंगे, पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ट्रिक बता देंगे तो आप क्या करेंगे, ट्रिक तो बहुत अच्छी है लेकिन भूल जाएंगे आप। तो पहले अपना बेसिक क्लियर करो, उसके बाद में ट्रिक, यानी बेसिक प्लस ट्रिक दोनों एक साथ लेकर चलोगे। एग्जाम टाइम यदि ट्रिक भूल जाओगे तब क्या करोगे, तो आपका बेसिक काम आएगा। यानी कि ट्रिक भूल जाओगे तब क्या करोगे, तो बेसिक काम आएगा। तो बेसिक ट्रिक दोनों, वहां पर ट्रिक अगर याद आ जाए तो ट्रिक से आप कर सकते हैं और बेसिक तो अपना हमेशा क्लियर रहेगा। तो देखिए जैसे क्वेश्चन हमारे पास लिखा है क्या, 2137 के पावर लिखा है आपके पास में 753। आपसे पूछा गया है इकाई अंक बताइए। क्या पूछा गया है, इकाई अंक बताइए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 22 के घात 23। दूसरा क्वेश्चन 22 के घात 23। ये दोनों क्वेश्चन पहले हमें सोल्व करना है। तो देखिए इकाई अंक की बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि घात में 4 का भाग देते हैं। ठीक है, घात में किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। अब यहाँ पर एक समस्या और आ गई कि घात कभी बड़ी भी तो हो सकती है। घात 4 अंकों की हो सकती है, 5 अंकों की हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 4 का भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, बिल्कुल ज़्यादा समय लगने वाला है। लेकिन आपको पूरी संख्या में भाग देना ही नहीं है। पूरी संख्या में क्यों भाग देंगे आप, आपको लास्ट की 2 संख्या में भाग देना है। यानी कि क्वेश्चन को और छोटा करने का प्रयास करिए। पूरी संख्या में आपको भाग नहीं देना है। फिर पूरी संख्या में भाग देंगे तो मतलब क्या रहा फिर इसका, आपको मात्र लास्ट की 2 संख्याओं में भाग देना है। ठीक है, पूरी संख्या में कभी भी भाग नहीं देना है। और अगर भाग देंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और वो क्वेश्चन पे तुमसे हो नहीं पाएगा। आप करना क्या है कि सबसे पहले लास्ट की 2 संख्याएं देखनी है। हमें 753 में भाग नहीं देंगे, हम मात्र इस 53 में भाग देंगे। किसमें देंगे, 53 में भाग देंगे। 4 का भाग आप देंगे कितनी बार कटेगा, 13 चौको 52, 1 बचेगा। जब 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, बताइए शेष 1 बचा कि नहीं बचा, इसे काटने पर शेष 1 बचेगा। और इस इकाई अंक के ऊपर 1 लिख देना है आपको। 7 के ऊपर जब आप 1 लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर तो 7 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। फिर लिखा है 22, इसमें भी आप 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 3 बचेगा, 3 बचेगा। और इसके ऊपर 3 लिख दीजिए। 2 के ऊपर 3 लिखेंगे तो 2 के ऊपर 3 लिखने का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। बताइए क्या ये हमारे पास ये चीज आपको समझ आ गई क्या? आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। 4 का भाग देने के बाद में आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आपको समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए अब बात ये आ गई कि घात में 4 का भाग देंगे, अच्छी बात है। शेष 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा या तो 3 बचेगा। याद रखेंगे जब आप 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने के बाद हमेशा शेष फल या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा या तो 3 बचेगा। यही शेष फल बचेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि जब 4 का भाग दे रहे तो 4 तो शेष कभी बच ही नहीं सकता है। शेष या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा या तो 3 बचेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि घात में हम भाग दें और वो भाग पूरी तरह से चला जाए। घात में भाग दे तो पूरी तरह से चला जाएगा, तब क्या करेंगे? घात में यदि पूरी तरह से भाग चला जाएगा तब क्या करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है क्या, मान लेते हैं कोई सवाल अपने पास लेंगे। लिखा है हमारे पास 325 के पावर, मान लिया यहाँ पर 32 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, 32। लिखा है 325 के घात 32 लिखा है। अब आप इसमें क्या करेंगे, 32 में 4 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 32 में 4 का भाग देने से ये पूरा पूरा कटेगा, शेष 0 आ जाएगा। याद रखना जब शेष 0 आ जाए तब आपको क्या करना है, इस इकाई अंक में हमेशा क्या करना है, ये बात आपको याद रखनी है। हमेशा इसके ऊपर घात 4 लिखना है, 0 नहीं लिखना है। 0 बिल्कुल भी ना लिखना।
अगर शेष एक बचे तो एक लिख देना, दो बचे तो दो लिख देना, तीन बचे तो तीन लिख देना। जब शेष बचे ही ना, पूरा पूरा कट जाए, तो आपको घात हमेशा क्या लिखना है, चार लिखना है। क्या लिखना है, चार लिखना है। जब आप चार लिखेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर तो 5 आ जाएगा। कैसे, 5 गुणा 5 कितनी बार आप लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। तो देखिए 5 25 फिर से 5, 5 25 फिर से 5, 5 25 फिर से 5, आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। यानी कि जब घात पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो आपको इकाई अंक में हमेशा 4 लिख देना। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये था हमारा इकाई अंक, ठीक है। कैसे करते हैं मैंने सारी चीजें आपको बता दी, ठीक है। अब ये हमारा इकाई अंक क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इकाई अंक से संबंधित 2-3 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में ये हमारा टॉपिक इकाई अंक वाला कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 56 27 153, 56 27 के घात 153 मल्टीप्लाई। दूसरा हमारे पास 671 के घात यहाँ पर क्या है, 72। क्या है, 72। ये पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 36 94 के घात हमारे पास दे रखी है 1793 मल्टीप्लाई 615 317, 615 के घाते 317 मल्टीप्लाई 841 के घात 491 के घात 491। ये हमारे पास 2 सवाल हैं। इसमें आपसे पूछा गया इकाई अंक बताइए, ठीक है। तो इकाई अंक बताने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 4 का भाग देंगे, 13 चौको 52, 1 बचेगा और 7 की घात 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये तो पूरी तरह से याद रखेंगे। और एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं, जब इकाई अंक में 1 हो, इकाई अंक में क्या हो, 1 हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, 1 के घात 1 लिखो तो भी 1 आएगा, 2 लिखोगे तो भी 1 आएगा, 3 लिखोगे तो भी 1 आएगा और 4 लिखोगे तो भी तो 1 आएगा। यानी कि 1 के घात कुछ भी लिखो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 7 एकम 7, इसका आंसर आ जाएगा 7। यहाँ पर आप देखेंगे 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 1 बचेगा और 4 की घात जब 1 लिखेंगे तो 4 ही आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 4 चौको 16, 1 बचेगा, 5 की घात 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आएगा। आंसर हमारा 0 हो गया क्योंकि 4 5 का मिलन हो गया, मल्टीप्लाई। यहाँ पर 1 लिखा है तो हमेशा 1 ही बना रहेगा। बताइए 4 पंचे 20 एकम 20, आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। जहाँ पर 2 5 मिलता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। क्या ये चीज आपको समझ आ गई? तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है। यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाता है, ठीक है, आपसे ये यूनिट डिजिट पूछा जाता है और आशा है कि आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को यहीं पर कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में दूसरा टॉपिक हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लिखा है 17 के घाते 1999, 17 के घाते 1999 प्लस 11 के घाते 1999 और इसके बाद में माइनस 7 के घाते 1999, 7 के घात 1999। ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है इकाई अंक आपको बताना है। तो देखिए इकाई अंक बताने के लिए सबसे पहले इसमें आप 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा और 19 हो जाएगा, 4 चौको 16, 3 बचेगा और 7 के घाते आप 3 लिखेंगे, 7 के घाते क्या लिखेंगे, 3 प्लस 1 लिखा है तो हमेशा 1 ही आ जाएगा, माइनस 7 लिखा है यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, अभी तो मैंने बताया था यहाँ पर 7 के घाते क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई 3 बार, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 गुणा 7 आप करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7।
देखिए 7 7 49, 9 याद रखेंगे, 9 7 63, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ से 3 मिलेगा और यहाँ से 3 मिलेगा। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं ना कि जब सेम घात होती है, एक प्लस की एक माइनस की, तो इसे आप काट सकते हैं। आंसर आप क्या क्या आ जाएगा, आंसर तो 1 ही आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो भी यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से -3 मिलेगा, माइनस प्लस 3 तो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, प्लस का 1 बचेगा। और आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, 1 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक की जो मैंने चीजें आपको बताई, ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इकाई अंक मैंने आपको आसानी से सिखा दिया, इकाई अंक क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, चलिए अब हम सीखने वाले हैं, जीरो की संख्या आपसे पूछी जाती है। आपसे पूछा जाता है कि जब लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाए, 1 से लेकर लगातार 50 संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाए, 1 से लेकर 100 तक का, 1 से लेकर 200 तक का, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंत से शून्यों की संख्या आपसे पूछी जाती है। किसकी, शून्यों की संख्या, यानी कि जीरो आपसे पूछा जाता है। शून्यों की संख्या, जीरो, जीरो को क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। तो शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, अंत से शून्यों की संख्या आपसे पूछी जाती है। ठीक है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अंत से शून्यों की संख्या आपको फाइंड करनी है। तो शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, लिखा है संख्याएं, संख्याएं 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट 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 99 90 98 99 100, यानी कि 98 99 100। ठीक है, को परस्पर गुणा किया जाता है, को परस्पर गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है, किया जाता है, परस्पर गुणा किया जाता है। तो गुणनफल के दाईं ओर, तो गुणनफल के दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर में शून्यों की संख्या कितनी होगी, में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, यानी कि कुल मिलाकर इस लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, इस लैंग्वेज का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब 1 से लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे आप चलेंगे 100 तक, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो बताइए कितने जीरो आएंगे, क्या कितने जीरो आएंगे। यानी कि जीरो आपसे पूछा गया है कि लगातार इतनी संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाए तो जीरो कितनी आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा 1 से लेकर 10 तक आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 से लेकर आपको 10 तक मल्टीप्लाई करना है, बताइए शून्य कितने आएंगे। तो आप कहेंगे शून्य बनता कब है, तो शून्य तभी बनता है जब 0 और 2 का मिलन होता है। जब 0 किसका, 2 और 5 का, जब 2 और 5 का मिलन होता है तभी 0 का निर्माण होता है। यानी कि 0 बनने की कंडीशन क्या होती है, 0 बनने की कंडीशन होती है जब 2 और 5 आपस में मिलते हैं तो 0 बनता है। यानी कि संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कराना है और आपको बताने कितने शून्य आ जाएंगे। तो देखिए, और दाईं अंक से पूछा गया है, दाईं का मतलब होता है अंत से, ठीक है, लास्ट से बताना है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले 0 बनने की कंडीशन, सबसे पहले 0 कब बनेगा, तो 0 बनने की कंडीशन आपको याद रखना है कि ये 0 कब बनता है, ये 0 का निर्माण कब होता है। तो आप कहेंगे जब 2 और 5 मिलता है, यानी कि 0 तभी संभव है जब 2 और 5 मिलेगा। 2 और 5 के मिलने से क्या होता है, एक 0 का निर्माण होता है। क्या होता है कि 0 का निर्माण होता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब
एक जोड़ा बनेगा, किसका? 2 और 5 का जोड़ा बनेगा। जब 2 और 5 का जोड़ा बनेगा तभी 0 बनना संभव है। अब बात ये आती है कि जब सवाल हमारे पास लिखा होता है उसमें हमें कैसे पता चलेगा कितने जोड़े बने, कैसे पता चलेगा कितने जोड़े बने? तो याद रखेंगे, जोड़े हमेशा कम वाली संख्या से बनते हैं। जोड़े हमेशा किससे बनते हैं? कम वाली संख्या से बनते हैं। ये कम वाली संख्या मतलब कुछ समझ ना आया, मतलब ये सीधी सी बात ये है कि जोड़ा का मतलब आप जानते हैं 2 लोग होते हैं, उसी को जोड़ा बोलते हैं, कपल बोलते हैं। कपल का मतलब 2 लोग होते हैं। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, सपोज दैट मान लेते हैं इधर 5 गर्ल्स हैं, मान लेते हैं 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। और इधर मान लेते हैं कि 8 बॉयज है हमारे पास। मान लेते हैं 5 लड़कियां हैं और 8 लड़के हैं। मान लेते हैं कि 5 लड़कियां हैं और 8 लड़के हैं। मैंने कहा इनका कपल बनाना है, आपको कपल बनाना है। तो बताइए अधिकतम आप कितने जोड़े बना सकते हैं? अधिकतम आप कितने कपल बना सकते हैं? तो आप कहेंगे कि बताइए 5 जोड़े बनेंगे कि 8 जोड़े बनेंगे? तो आपको पता है जोड़े बनाने के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है, 2 लोगों का होना जरूरी है। अब यहाँ पर लड़के तो 8 हैं लेकिन लड़कियां कितनी है? 5 है। यानी कि आप कहेंगे जोड़े तो 5 ही बन सकते हैं। कितने बनेंगे? 5, क्योंकि ये 5 लड़कियां और ये 5 लड़के इधर से लेंगे तो कपल तो हमारे पास में 5 ही बनेंगे। बाकी जो 3 लड़के बचेंगे ना वो तो सिंगल ही रहेंगे। वो क्या रहेंगे? वो तो सिंगल ही रहेंगे ना, उनका कपल कैसे बनेगा? यानी कि सीधी सी बात ये है, कपल बनने के लिए जिनकी संख्या सबसे कम होती है वहीं से कपल बनता है, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा होता है उसको हटा देते हैं। ऐसे कुछ यही चीजें हम लगाने वाले किसमें? सवाल में। कभी 2 को ज्यादा लेना होता है, कभी 5 को ज्यादा लेना होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि 2 को कब ले, 5 को कब ले। तो याद रखेंगे जिसकी संख्या सबसे कम होगी हमें उसी को लेना है। संख्या ज्यादा होगी तो उसको नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर 5 लड़कियां 8 लड़के, तो यहाँ पर 5 ही जोड़े बनेंगे, 8 जोड़े बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि कपल कैसे बनते हैं। यानी कि 2 और 5 का जब मिलन होगा तो एक 0 का निर्माण होगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1 से लेकर जब 100 तक मल्टीप्लाई आपस में किया जाए तो इकाई अंक से कितने 0 बनेंगे? कई सारे 0 बन जाएंगे। अब कई सारे का मतलब कितने, वो चीज हमें देखनी है। तो 0 निकालने का एक जो हम तरीका बता रहे हैं आपको, इस तरीके से करना है। वो तरीका हमारा कौन सा है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई करना है। आपको सबसे लास्ट वाली संख्या को यहाँ पर लिख लेना है। सबसे लास्ट में क्या लिखा है? आप कहेंगे 100 लिखा है। यानी कि सबसे लास्ट वाली संख्या को आपको लिख लेना है। लिखने के बाद में अब इसमें हमेशा आपको याद रखना है, ये चीज हमेशा काम करेगी। आपको हमेशा और हमेशा 5 का भाग देना है। हमेशा किसका भाग देना है? 5 का भाग देना है। या तो 5 का भाग देते हैं या तो 2 का भाग देते हैं, इसके अलावा किसी का भाग नहीं देंगे। या तो 5 का भाग देंगे या तो 2 का भाग देंगे। अब आप ये पूछेंगे कि इसमें 5 का भाग ही क्यों दे रहे हो, 2 का भाग क्यों नहीं दे रहे हो? 2 का भाग इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज्यादा है और 5 की संख्या कम है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था 5 लड़कियां 8 लड़के, तो जोड़े कितने? 5, यानी कि 5 का ही तो भाग देंगे। इसमें देखो 2 यहाँ पर लिखा है, 4 के साथ में 2 आता है, 6 के साथ में 2, 8 के साथ में 2, 10 के 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40 सब में 2 आता है। क्या 5 सब में आता है क्या? आप कहेंगे 5 या तो 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा, 30 में आएगा, 35 में आएगा, 40 में आएगा। यानी कि 5 कम बार आएगा लेकिन 2 तो बहुत बार आएगा। 2 सबसे ज्यादा बार आएगा, यानी कि 2 की आवृत्ति ज्यादा होती, इसलिए हम 2 का कभी भाग नहीं देते। भाग हमेशा किसका देंगे? आपको याद रखना है, हमेशा ऑलवेज आपको क्या करना है? ऑलवेज 5 का डिवाइड करना है, हमेशा 5 का भाग देना है। अब इसमें हम 5 का भाग देते हैं। अब 5 का भाग देने का भी तरीका है, वो वाला भाग का सवाल नहीं है जो हम दूसरा करते हैं, इसका एक दूसरा तरीका होता है। कैसे? इसमें आपको 5 का सबसे पहले भाग देना है। किसका भाग देना है? 5 का भाग देना है।
5 के इसमें आप भाग देंगे तो बताइए कितनी बार जाएगा। तो आप कहेंगे 5 का भाग देने पर कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा कितनी बार, 5 दूनी 10 और 0 20 पंचे 100, क्या 5 बार चला जाएगा, यानी 20 बार चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अब आपको करना क्या है, 5 को भाग देते रहना है। और कब तक देते रहना है, जब तक देते रहना है जब तक उसमें भाग चला जाता है, यानी कि जब संख्या 5 से छोटी हो जाएगी वहीं से भाग देना बंद कर देना है। यानी कि 5 का भाग हम देते रहेंगे जब तक 5 का भाग होता रहेगा। बताइए 5 का भाग 20 में जाएगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल चला जाएगा। तो इसी 5 से हम क्या करेंगे, 20 को काटेंगे तो कितनी बार, 5 चौको 20, कितनी बार, 4 बार। अब बताइए क्या 5 से ये 4 कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अब करना क्या है, जो शुरू वाली संख्या थी ना उसको आपको काट देना है, बाकी संख्या को जोड़ देना है। तो 20 4 24 क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। 24 क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का आपस में जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लास्ट से 24 जीरो बनेंगे। क्या बनेंगे, 24 जीरो बनने वाले हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से करना होता है, 5 का भाग देते रहना है, देते रहना है। और एक तरह से कह सकते हैं गुणनखंड तो ये हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। लेकिन याद रखेंगे ऊपर की संख्या छोड़ करके बाकी जो बचेगा वही हमारा क्या होता है, तो आप कहेंगे वही हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या ये चीज समझ आ गई आपको। अब हम बात कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो उससे आपका प्रूफ भी हो जाएगा। आपको ये तो पता है ना, आपको ये तो पता ही होगा कि जब 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लाई करते हैं जीरो कितने आते हैं। देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 9 और 10। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितने जीरो पाएंगे। तो देखिए एक तो जीरो यहाँ से बनेगा, 2 पंचे 10, एक जीरो आ गया, आप कहेंगे बिल्कुल। एक जीरो हमारे पास ये, तो आप कहेंगे यहाँ पर भी जीरो है, तो कितने जीरो आएंगे, तो आप कहेंगे 2 जीरो आ जाएंगे। अब इसे हम प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे, लास्ट की संख्या 10 है ना, 10 है, 10 में आपको 5 का भाग देना है, 5 दूना 10। अब क्या 5 का भाग 2 में जाएगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ऊपर वाली संख्या को काटो, जो बचेगा वही तो जीरो आएगा। कितने जीरो आ गए, तो आप कहेंगे 2 जीरो। तो देखिए आपका प्रूफ भी हो गया और करना कैसे मैंने वो भी सिखा दिया। ठीक है, तो ये ऐसे प्रूफ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली। अब बात करेंगे 1 से लेकर 200 तक का आपस में जब मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको बताना है कितने जीरो बनेंगे। जब 1 से लेकर 200 तक का आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपसे पूछा गया कितने जीरो बनेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है यहाँ पर 200। 200 में किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। हमेशा 5 का ही भाग देंगे। तो देखिए 5 का भाग देंगे, 5 चौको 20, फिर 5 का भाग देंगे, 5 40, फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इससे काट देंगे आप, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 40 8 48, 48 एक 49, क्या आएगा 49 हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई। क्या आप जीरो नहीं निकाल सकते, क्या बिल्कुल निकाल सकते। कोई भी संख्या दी जाए आपको 5 का ही तो भाग देना है। किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। चलिए आपको जीरो निकालना आ गया होगा। अब हम एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं आप कितना सोच सकते हैं। आपको इसमें बताना है जीरो कितने हैं। ठीक है, ये आपके माइंड का टेस्ट है, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते। एग्जामिनर हमारे साथ ऐसे ही कुछ खेलता है कभी कभी। उस एग्जामिनर के माइंड को कैसे पढ़ना है, एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है, कहेगा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11। अब आपसे पूछेगा कि बताइए जब इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो जीरो कितने बनेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा।
दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक से लेकर कहीं तक भी पूछा जा सकता है। मान लेते हैं 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक विषम संख्याओं का गुणा किया जाए, विषम संख्याओं का गुणा किया जाए, संख्याओं का गुणा किया जाए, गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या, यानी इकाई से याद रखना। और भी क्वेश्चन कैसे लैंग्वेज में आपको कैसे फंसा देता है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया 1 3 5 7 9 11 का मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें कितने शून्य बनेंगे? तो आप कहेंगे इसमें शून्य नहीं बनेंगे, एक भी नहीं बनेंगे, एक भी नहीं बनेंगे, एक भी नहीं। अब ऐसा क्यों एक भी नहीं? इसमें जीरो बनेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? उसका रीजन क्या है? आपने अभी तो सीखा था जीरो कब बनता है? जब एक जोड़ा बनता है। और वो जोड़ा किसका होता है? एक 5 के साथ में कोई भी सम संख्या आ जाए, 5 के साथ में या तो 2 आ जाए या तो कोई भी सम संख्या आ जाए, तभी जीरो बनेगा। बताइए, इसमें 5 तो बेचारा अकेले बैठा है, लेकिन 5 का इसमें कहीं साथी आपको दिख रहा है क्या? इसमें 5 का साथी है ही नहीं। और 5 का साथी क्या होता है? या तो 2 या तो कोई सम संख्या। ये 5 तो इसमें बैठा है, लेकिन इसके साथ में इसका जोड़ा नहीं आया, और जब तक इसका जोड़ा नहीं आएगा तब तक जीरो नहीं बनेगा। तो इसमें जीरो बनेंगे ही नहीं। 5 अकेले बैठा है, 5 कितने भी क्यों ना आ जाए, 10 15 20 25 ऐसे बैठे रहेंगे, इनका जोड़ा नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि इनका भी सहपाठी कहाँ आए। जब तक इनका जो साथी है वो नहीं आएगा तब तक जीरो का निर्माण नहीं होगा। यानी कि इसमें एक भी जीरो नहीं बनने वाले। ये पॉइंट याद रखना। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी देता है और हमसे गलती हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसी सवाल को कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, और भी होशियार एग्जामिनर चूंकि जानता है हम लोगों के माइंड से वो 2 कदम आगे ही चलता है। वो क्या सोचता है? वो कभी कभी इस क्वेश्चन को एक लैंग्वेज बनाकर दे देता है, भाषा बनाकर दे देता है। और भाषा में जैसे क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन से डर जाते हैं। तो क्वेश्चन से डरना नहीं, बल्कि उस क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो हमसे पूछता क्या है, हमसे क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर। लिखा है 1 से लेकर 20 तक, वो 50 तक पूछ सकता है, 100 तक पूछ सकता है, कहीं तक भी पूछ सकता है, लेकिन हमें केवल क्वेश्चन को समझना है। 1 से लेकर 20 तक विषम संख्याओं का गुणा किया जाए तो बताइए शून्यों की संख्या क्या होगी। इस पॉइंट को आपको पढ़ना है कि 1 से लेकर हमें 20 तक देखना है, और कौन सी संख्या? तो आप कहेंगे विषम संख्या। बस यही पॉइंट तो हमें पकड़ना है, विषम संख्या है। और मैंने कल के लेक्चर में आपको सम विषम इसीलिए सिखाया था। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो विषम संख्या कौन सी होती है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, यही तो विषम संख्याएं होती है। यानी कि जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो सभी संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का कुल मिलाकर यही तो मतलब हो गया। क्या विषम संख्या आपसे कहा गया है? तो बताइए, विषम संख्या की यदि हम बात करें तो विषम संख्या 1 से लेकर आपको 20 तक जाना है। 1 से लेकर 20 तक, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, हमें 20 तक जाना है। यानी कि 20 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 20 एक सम संख्या होती है, हमें विषम संख्या लेनी है। अब आपसे पूछा गया इसमें कितने शून्य होंगे, बताइए कितने होंगे। कितने आप जीरो बताएंगे? तो आप कहेंगे शून्य होंगे ही नहीं, शून्य नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि फिर से वही बात आ गई, इसमें बेचारा 5 तो बैठा है, इसके भी साथ 5 है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी 5 है, लेकिन इसका जोड़ा भी आया ही नहीं। कौन? इसमें 2 नहीं आया, ना कोई सम संख्या। जब तक सम संख्या नहीं होगी, जब तक 2 नहीं होगा, तो बताइए जो ये जीरो कैसे बनेगा? ये तो इम्पॉसिबल है, जीरो तो बन ही नहीं सकता है। इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे जीरो, इसमें होंगे ही नहीं शून्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और जो कि हमें फंसाता है इसी में। मैंने बोला
एक से लेकर मान लेते हैं 15 तक, 1 से लेकर 15 तक अभाज्य संख्याओं का परस्पर गुणा किया जाए तो जीरो क्या होंगे? संख्याओं का गुणा किया जाए तो जीरो कितने होंगे आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैंने बोला 3 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए तो बताना है आपको शून्य कितने होंगे। तो आपको बताना है शून्य कितने होंगे। ये दोनों क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन में बहुत सी बारीकियां छिपी हुई हैं। आप ऐसे क्वेश्चन में फिर से गलती करेंगे। 1 से लेकर 15 तक अभाज्य संख्याएं क्या है, इसलिए बेसिक पढ़ना जरूरी है। मैंने कल की क्लास में बेसिक इसीलिए पढ़ाया था। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे ये क्वेश्चन होने वाला नहीं। लिखा है 1 से लेकर 15 तक अभाज्य संख्या। क्या मैंने कल की क्लास में भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आपको बताई थी? भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से अधिक जोड़े होते, गुणनखंड होते हैं, क्या फैक्टर होते हैं, जिसमें कम से कम 3 होते हैं, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्या जिसके मात्र 2 फैक्टर होते हैं, खुद से कटती है और 1 से कटती है। तो 1 से लेकर आपको अभाज्य संख्या लिखनी है और कहां तक? 15 तक। तो बताइए सबसे पहली हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? आप कहेंगे 2, फिर 3, 5, 7। अभाज्य संख्या की बात हो रही 11 और 13। इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए कितने जीरो बनेंगे बताइए? तो आप कहेंगे इसमें 1 जीरो बनेगा। कितने जीरो? 1 जीरो बनेंगे। 1 जीरो क्यों बनेंगे? क्योंकि इसमें 2 आ गया और 5 भी आ गया। 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10, 1 जीरो तो बन गया, 1 जीरो बन गया। बात इसकी करेंगे 3 से लेकर 25 तक, 3 से लेकर 25 तक, ठीक है। तो 3 से लेंगे तो 3, 5, 7, 11, ऐसे आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे। कहाँ तक? 23 तक जाएंगे। कहाँ तक? 23 तक। अब आपसे पूछा गया इसमें कितने जीरो होंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए 1 भी नहीं, 1 भी नहीं। ऐसा क्यों? ये भी तो अभाज्य संख्या है, ऊपर भी अभाज्य संख्या लिखी है, नीचे भी अभाज्य संख्या लिखी है। ऊपर जीरो बन गया, नीचे जीरो नहीं बना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य है। वो 2 है। कल की क्लास में बताई थी कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। तो ऊपर तो 2 आ गया था और 5 तो पहले से ही था, तो इन दोनों का आपस में मिलन करेंगे तो एक जोड़ा बन जाएगा। लेकिन इसमें तो बोल दिया गया 3 से लेकर 5 तक। अब जब 3 से लेकर 5 तक बोला गया तो 2 तो लेंगे नहीं, और जब तक 2 नहीं आएगा तब तक जीरो बनना संभव नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? तो आप कहेंगे इसमें तो 1 भी जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, अब बताइए क्या यहां तक चीजें क्लियर हो गई? क्या जीरो की संख्या, उम्मीद है आप आसानी से निकाल सकते हैं कि जीरो की संख्या आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, जीरो की संख्या आप कैसे फाइंड करेंगे ये मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। ठीक है, तो बताइए जीरो की संख्या क्या आप निकाल पाएंगे क्या? तो आज मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने जीरो प्राप्त करना सिखाया, मैंने यूनिट डिजिट भी आपको सिखाया, इकाई अंक भी बताया मैंने आपको, साथ ही साथ मैंने परिमेय संख्या की भी सवाल कराया। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, बाकी की चर्चा अपनी अगली क्लास में होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद।